उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील दादरी में एक गांव है बढ़पुरा। यहीं पर रहता है रविंद्र भाटी का परिवार। ब्रह्म सिंह भाटी के 3 बेटों में रविंद्र भाटी मंझले थे। उनके दोनों भाई भी इसी गांव में अपने परिवार के साथ आसपास ही रहते हैं। रविंद्र के परिवार में पत्नी राकेश भाटी के अलावा 3 बच्चे थे, 2 बेटे व 1 बेटी। सबसे बड़ी बेटी है पायल भाटी, 26। उससे छोटे 2 बेटे हैं, अरुण और अजय। पायल ने बीए तक की पढ़ाई की थी। बड़े बेटे अरुण 24 की शादी दादरी की रहने वाली स्वाति से हो चुकी है। छोटा बेटा अजय भाटी 22 अभी अविवाहित है। रविंद्र भाटी खेतीबाड़ी करके परिवार की गुजर बसर करते थे। दोनों बेटे भी खेती के काम में उनका हाथ बंटाते थे। बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कई अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी वह बेटी के हाथ पीले नहीं कर सके। इसकी एक वजह यह भी थी कि 2 साल पहले उन्होंने बड़े बेटे अरुण की शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उसका अपनी पत्नी स्वाति से विवाद रहने लगा। उसके बाद स्वाति पति का घर छोड़कर मायके चली गई। बात इतनी बढ़ गई कि थाने चौकी में शिकायतों के बाद पत्नी से दहेज की मांग व उसके उत्पीड़न के आरोप में आए दिन रविंद्र भाटी, उनकी पत्नी व बेटे बेटियों को थाने के चक्कर लगाने पड़ गए। इसी परेशानी से आजिज होकर जून 2022 में एक दिन रविंद्र भाटी व उनकी पत्नी राकेश भाटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। हंसते खेलते परिवार में अचानक मातम छा गया। बड़ी बहन होने के कारण पायल के ऊपर ही दोनों भाइयों की देखभाल और उनके खानपान की जिम्मेदारी आ गई। कुछ वक्त गुजरा तो दादा ब्रह्म सिंह और चाचा ताऊ को जवान होती पायल की चिंता सताने लगी। सबने सोचा कि कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे तो बाद में भाइयों की जिदंगी किसी तरह पटरी पर आ जाएगी। इसीलिए पायल के लिए बिरादरी में अच्छे लड़के देखे जाने लगे। रविंद्र और उनकी पत्नी की मौत के बाद परिवार की जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि एक और हादसे ने परिवार को तोड़कर रख दिया। 13 नवंबर 2022 को सुबह दादरी पुलिस को सूचना मिली कि बढ़पुरा गांव में एक लड़की की लाश उसके घर के अंदर मिली है। पुलिस जब गांव में पहुंची तो पता चला कि लाश रविंद्र भाटी की इकलौती बेटी पायल भाटी की है। हालांकि लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। गर्दन भी बुरी तरह जली हुई थी, जबकि हाथ की कलाई पर किसी धारदार हथियार से काटे जाने के बाद ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। ऐसा लगता था कि किसी हादसे के कारण उसका चेहरा जलने से क्षत विक्षत हुआ था। चूंकि लाश घर के अंदर ही मिली थी और शव के ऊपर कपड़े भी वहीं थे जिन्हें पायल रात को पहनकर सोई थी, इसलिए परिवार को पुलिस से ये बताने में कोई संकोच नहीं हुआ कि मरने वाली पायल थी। पायल की मौत कैसे हुई और जब वो खुदकुशी कर रही थी तो परिवार में किसी को पता क्यों नहीं चला? परिवार वालों से जब पुलिस ने ये वाजिब सवाल किया तो इसका उत्तर भी पायल के भाइयों ने बड़े वाजिब तरीके से ही दिया। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर की रात को वे करीब 9 बजे खाना खाकर सोए तो जल्द ही गहरी नींद की आगोश में समा गए। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि वे महीनों से सोए नहीं हैं। घर वालों ने कर ली लाश की शिनाख्त। सुबह उठे तो देखा कि पायल अपने कमरे में बिस्तर के पास जमीन पर मृत पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और हाथ की नस धारदार हथियार से कटी थी, जिससे निकलने वाले खून का सैलाब आसपास फैल चुका था। बिस्तर पर ही पायल की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक पत्र पड़ा था जो उसने शायद मरने से पहले लिखा था। पुलिस ने भाइयों से वह पत्र लेकर पढ़ा तो पायल के खुदकुशी करने की वजह भी साफ हो गई। सुसाइड नोट में पायल ने लिखा था, आज पूड़ी बनाते समय मेरा चेहरा कड़ाही का गर्म तेल छलकने के कारण बुरी तरह झुलस गया। मेरा चेहरा इतना विकृत हो गया कि अब समाज में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मेरे माता पिता ने कर्ज के बोझ के कारण पहले ही अपनी जान दे दी थी। ऐसी हालत में मैं अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस वजह से मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे रही हूं। अपने परिवार के सभी लोगों से मैं इसके लिए माफी चाहती हूं। जला हुआ चेहरा, हाथ की कटी हुई नस और परिवार वालों का यह कहना कि जो शव मिला है वो पायल का ही है, इससे शक की गुजानिश नहीं थी। लिहाजा दादरी पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर पायल के शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे घर वालों को सौंप दिया।
घर वालों ने उसी दिन पायल के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 21 नवंबर को 13वीं की रस्म भी कर दी गई। इस दौरान पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा होती रही कि ऐसी कौन सी बुरी दशा थी कि 6 महीने के भीतर ही भाटी परिवार में 3 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन कहते हैं कि वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वक्त फिर तेजी से बीतने लगा। जिस वक्त दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव में यह हादसा हो रहा था, उसी दिन बिसरख थाना क्षेत्र के सूरजपुर से एक युवती हेमा चौधरी अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। दरअसल 15 नवंबर की सुबह सूरजपुर के सुनारों वाली गली में रहने वाली मुमतेश चौधरी नाम की महिला ने बिसरख थाने में पहुंचकर एसएचओ उपेंद्र कुमार से मुलाकात की और उन्हें शिकायत दी कि उसकी छोटी बहन हेमा 28, जो उसके पास रहती थी और गौर सिटी माल के वैन हुसैन मॉल में काम करती थी, वह 12 नवंबर से लापता है। मुमतेश ने बताया कि उसकी बहन हेमा ने शाम को उसे फोन करके बताया था कि वह एक सहेली के घर बर्थडे में जा रही है, रात को घर नहीं आएगी। लेकिन अगले दिन जब मुमतेश ने हेमा को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। कई बार प्रयास करने पर भी जब हेमा से संपर्क नहीं हो सका तो मुमतेश ने उसके शोरूम में फोन किया। वहां से पता चला कि वो तो उस रोज काम पर पहुंची ही नहीं। 12 नवंबर की शाम को जाने के बाद उसने फोन करके भी ये नहीं बताया कि वह अगले दिन काम पर नहीं आएगी। मुमतेश को यह भी नहीं पता था कि हेमा किस सहेली के घर गई है। उसने हेमा के सभी पहचान वालों को फोन करके उसकी खैर खबर जानने का प्रयास किए, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर मुमतेश ने 15 नवंबर को बिसरख थाने में हेमा की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुलझने के बजाय उलझने लगी। पुलिस की जांच एसएचओ उपेंद्र कुमार ने हेमा की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाकर एसआई उपेंद्र को जांच सौंप दी। एसआई उपेंद्र ने गुमशुदगी के मामले में की जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उस शोरूम में जाकर पूछताछ की जहां हेमा काम करती थी। वहां पता चला कि शाम को वह निकल गई थी। उसके बाद उसने कोई संपर्क नहीं किया। दिक्कत यह थी कि हेमा का फोन लगातार बंद आ रहा था। हेमलता चौधरी मूल रूप से मथुरा जिले की रहने वाली थी। शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा होने के बाद पति ने उसे गलत चाल चलन का आरोप लगाकर बिना बच्चे के घर से निकाल दिया था। पति से अलग होने के बाद बेसहारा हुई हेमलता सूरजपुर इलाके में सुनारों वाली गली में बड़ी बहन मुमतेश के पास आ गई, जो वहां अपने परिवार के साथ रहती थी। गुजर बसर के लिए हेमा कुछ महीना पहले ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के वैन हुसैन शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। इधर एसआई उपेंद्र ने जब गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हेमा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके फोन की आखिरी लोकेशन बड़पुरा गांव में रविंद्र भाटी के घर पर थी। कॉल डिटेल्स की जांच से यह भी पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत जिस नंबर पर हुई थी वह नंबर बुलंदशहर में रहने वाले किसी अजय ठाकुर का था। अजय ठाकुर की लोकेशन भी उस वक्त बड़पुरा में वहीं पाई गई जहां हेमलता के फोन की थी। एसआई उपेंद्र सबसे पहले बड़पुरा में रविंद्र भाटी के घर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि 12 नवंबर की रात तो परिवार की बेटी पायल ने खुदकुशी कर ली थी। एसआई उपेंद्र समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हेमलता इतनी दूर वहां किससे मिलने आई थी, क्योंकि पायल के दोनों भाई भी इस बात से इनकार कर चुके थे कि वो हेमा को जानते हैं। पायल के परिवार व गांव वालों के बयानों की तस्दीक करने के लिए जब एसआई उपेंद्र दादरी थाने गए तो वहां यह बात साफ हो गई कि पायल ने वाकई खुदकुशी की थी। दादरी पुलिस ने उन्हें पायल की लाश के फोटो भी दिखाए, जिसमें उसका चेहरा व गर्दन बुरी तरह जलकर विभत्स हो गए थे। उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था कि लाश किस लड़की की है। एसआई उपेंद्र अजय ठाकुर की तलाश में बुलंदशहर पहुंचे। अजय ठाकुर मूल रूप से बुलंदशहर में सिकंदराबाद के महेपा जागीर गांव का रहने वाला था। अजय ठाकुर खेती बाड़ी करता था। भरे पूरे संयुक्त परिवार के युवक अजय ठाकुर के परिवार में माता पिता और भाई बहनों के अलावा पत्नी सुमन और 5 व 3 साल के 2 बेटे थे। परिवार वालों से एसआई उपेंद्र ने जब अजय के बारे में पूछा तो पता चला कि अजय भी 12 नवंबर 2022 से ही लापता है। वह 12 नवंबर को घर से नोएडा जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। उसके बाद से घर नहीं लौटा। इतना ही नहीं,
उसके फोन जब जब कॉल की गई तो बंद मिला। अजय के लापता होने पर घर वालों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए सिकंदराबाद थाने में 14 नवंबर 2022 को उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। एसआई उपेंद्र ने जब सिकंदराबाद थाने जाकर इस बात की तस्दीक की तो अजय ठाकुर के परिवार की बात सही पाई गई। तकनीकी जांच से मिले कुछ सुराग इसके बाद तो एसआई उपेंद्र के लिए हेमा चौधरी की गुमशुदगी एक रहस्य भरी फिल्म बन गई, क्योंकि हेमा तक पहुंचने के जिस संपर्क सूत्र तक पुलिस पहुंच रही थी, पता चलता कि या तो उसकी मौत हो चुकी है या वो लापता है। 26 नवंबर को बिसरख थाने के एसएचओ का तबादला हो गया और नए एसएचओ के रूप में इंस्पेक्टर अनिल राजपूत ने थाने का कार्यभार संभाला। उन्होंने जब थाने में लंबित विवेचनाओं की जानकारी ली तो एसआई उपेंद्र के पास हेमा चौधरी की गुमशुदगी के बारे में पता चला। मामला बेहद दिलचस्प था। एसएचओ अनिल राजपूत ने एसआई उपेंद्र की मदद के लिए कांस्टेबल राजीव कुमार, अनिल कुमार, शिवांक ढालिया, सरविंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल ज्योति की टीम बना दी। साथ ही टीम को हेमा चौधरी के अलावा अजय ठाकुर और पायल भाटी के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाने और अजय ठाकुर के फोन को सर्विलांस पर लगवाने का आदेश दिया। इसका सुखद परिणाम जल्द ही सामने आया। पायल, हेमा और अजय पाल की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सामने आया कि अजय और पायल कई महीनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कई बार लंबी लंबी बातचीत होती थी। पिछले कुछ दिनों से अजय हेमा से भी उसके फोन पर बातचीत कर रहा था। इतना ही नहीं, 12 नवंबर की रात पायल, हेमा और अजय की लोकेशन एक साथ होना इस बात का साफ इशारा था कि एक मौत और दो गुमशुदगी का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर है, क्योंकि 3 लोग जिनमें 2 महिलाएं थीं एक रात को साथ थे। इनमें से एक महिला खुदकुशी कर लेती है, उसकी भी पहचान नहीं होती। पहचान भी परिवार द्वारा कपड़ों से की जाती है। इसके बाद बाकी 2 लोग लापता पाए जाते हैं। ये सारे संयोग कई सवाल खड़े कर रहे थे। कॉल डिटेल्स और सर्विलांस की मदद से पुलिस को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि अजय का फोन कभी स्विच्ड ऑफ हो जाता है तो कभी काम करने लगता है। 12 नवंबर 2022 के बाद जब भी अजय का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ, उससे कुछ खास नंबरों पर ही बात हुई। उनमें से एक नंबर ऐसा भी था जो अजय के नाम पर ही रजिस्टर्ड था, लेकिन उसकी लोकेशन भी अजय के पुराने नंबर के साथ ही थी। जांच पड़ताल के बाद एसआई उपेंद्र को यह भी पता चला कि अजय अपने बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहा है। इसका मतलब साफ था कि वो सही सलामत है, लेकिन हेमलता के बारे में जानने के लिए पुलिस का अजय तक पहुंचना जरूरी था। अजय ठाकुर के नंबर पर लगातार सर्विलांस की मदद से निगाह रखी जाने लगी। पुलिस ने अजय ठाकुर के घर से उसका फोटो व अन्य जानकारियां हासिल कर ली थीं। इंस्पेक्टर अनिल राजपूत को 1 दिसंबर 2022 की दोपहर एसआई उपेंद्र कुमार ने बताया कि अजय पाल शाम को 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास किसी से मिलने के लिए आने वाला है। सूचना चूंकि सर्विलांस की मदद से और एक ऐसे व्यक्ति के जरिए मिली थी जो अजय ठाकुर के लगातार संपर्क में था, इसलिए संदेह की गुंजाइश नहीं थी। शाम को 4 बजे से ही पुलिस ने उस इलाके में जाल बिछाकर घेराबंदी कर दी जहां अजय ठाकुर के आने की सूचना मिली थी। पुलिस का टारगेट वो इंसान था जिससे अजय मिलने आने वाला था। शाम को 8 बजे इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। बाइक पर सवार होकर अजय ठाकुर जब अपने परिचित से मिलने पहुंचा तो उसके साथ एक युवती भी थी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। अजय ठाकुर को पकड़ते ही इंस्पेक्टर अनिल राजपूत का उससे पहला सवाल था, हेमलता कहाँ है, कहाँ छिपा रखा है उसे? पुलिस के चंगुल में फंसते ही अजय के पांवों तले से जमीन खिसक गई। सकपकाए अजय को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। हकलाते हुए उसने जवाब दिया, कौन हेमलता साहब? मैं किसी हेमलता को नहीं जानता तो उसे छिपाऊंगा क्यों? लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। थाने ले चलो इसे, वहीं इसे सब याद आ जाएगा, इंस्पेक्टर राजपूत ने कहा। पुलिस दोनों को पकड़कर बिसरख थाने ले आई। तब तक पुलिस को यह पता ही नहीं था कि उसके साथ जो लड़की है वो कौन है। अलबत्ता थाने लाकर जब दोनों की तलाशी ली गई तो पुलिस को अजय ठाकुर की जेब से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला जो उस युवती के साथ अजय की अदालत में रजिस्टर्ड हुई मैरिज का था जो उसके साथ थी। सर्टिफिकेट पर अजय के साथ युवती का नाम पायल लिखा था। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर अनिल राजपूत का दिमाग भी घूम गया।
क्योंकि शादीशुदा अजय ठाकुर अपनी पत्नी और बच्चों के रहते दूसरी शादी कैसे कर सकता था। इंस्पेक्टर राजपूत का दिमाग घूमने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस लड़की से उसने शादी की थी वो पायल थी। वही पायल जिसके घर के पास हेमलता और राकेश के फोन की लोकेशन मिली थी, जिस रात वह गायब हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पायल की तो मौत हो चुकी थी। अगर पायल सही सलामत है तो उसके घर में जो लड़की मृत पाई गई थी वो कौन थी? एसएचओ अनिल राजपूत ने महिला पुलिस के माध्यम से पायल के साथ पूछताछ की और उसके परिवार की जानकारी लेकर बड़पुरा गांव से उसके भाइयों व दादा को बुलवा लिया। थाने में आने के बाद जब परिवार ने पायल को जिंदा देखा तो सबके पांवों तले की जमीन खिसक गई। घर की जिस बेटी को मृत समझकर वे उसका अंतिम संस्कार यहां तक कि 13वीं कर चुके थे, वो आखिर जिंदा कैसे हो गई? उन्होंने इंस्पेक्टर राजपूत को पायल की खुदकुशी के बारे में सब कुछ बता दिया तो माजरा कुछ कुछ उनकी समझ में आ गया। अजय ठाकुर और पायल भाटी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पायल भाटी ने कैसे अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ जिंदगी बिताने और अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से इंतकाम लेने के लिए एक फिल्मी साजिश रचकर एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को अपनी पहचान देकर खुद को मरा हुआ साबित कर दिया। अजय और उसकी प्रेमिका पायल ने उगल दी कहानी। पायल और अजय ठाकुर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर अनिल राजपूत ने एसीपी अरविंद कुमार और एडिशनल डीसीपी साद मियां खान को विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। वे भी तत्काल थाने पहुंच गए। जिस हेमलता की वे गुमशुदा मानकर तलाश की रहे थे, उसकी हत्या हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। लिहाजा सबूतों की तलाश में पुलिस की टीम फोरेंसिक टीम को लेकर पायल के घर पहुंची। टीम ने उसके पूरे घर के साथ उस कमरे को बारीकी से खंगाला जहां हेमलता की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहना दिए थे और उसे खुदकुशी का रंग दे दिया था। वारदात को 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को पायल के घर की सीढ़ियों से खून के कुछ सूखे हुए निशान मिल गए, जो शायद हेमा के खून के थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पायल ने बताया कि माता पिता की मौत के बाद वह बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए सिकंदराबाद के रहने वाले अजय ठाकुर से हुई। पहली ही नजर में अजय उसके दिल को भा गया। पायल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिल टूटने वाली शायरी और ऐसे ही वीडियो बनाकर डालती थी जो अजय को बहुत पसंद आते थे। फेसबुक की जान पहचान जल्द ही मुलाकात में बदल गई और मिलते जुलते न जाने कब वो एक दूसरे को दिल दे बैठे, पता ही नहीं चला। उन्हें एहसास तब हुआ जब दोनों का एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खानी शुरू कर दी। अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। यह बात उसने पायल को साफ बता दी, लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर वो उसकी बनने के लिए तैयार है तो वह पत्नी, बच्चे और परिवार सब कुछ छोड़ देगा। प्रेमी अजय से शादी के खिलाफ थे। घर वाले ऐसा प्यार करने वाला किसी लड़की को मिल जाए तो कौन उससे दूर होना चाहेगा। अजय को अपना बनाने के लिए पायल ने अपने भाइयों से जब उसके बारे में बात की तो उन्होंने अपने चाचा, ताऊ और दादा से जिक्र किया। उन्हें जब पता चला कि पायल एक शादीशुदा लड़के के प्यार में पड़ गई है तो उन्होंने उसे डांट फटकार कर साफ मना कर दिया कि किसी भी हालत में अजय से उसकी शादी नहीं हो सकती, वो उसे भूल जाए। दादा ब्रह्मसिंह ने दुनिया देखी थी। उन्हें पता था कि जवान लड़की जब एक बार किसी इंसान से दिल लगा बैठती है तो ज्यादा दिन तक उसके पांव में बंधन की बेड़ियां नहीं डाली जा सकती। लिहाजा उन्होंने जल्द से जल्द पायल के हाथ पीले करने का मन बना लिया। इसके बाद चाचा, ताऊ और दादा सब मिलकर पायल के लिए लड़का देखने लगे। उसके लिए गहने भी तैयार करवाए जा रहे थे। दिल्ली और दूसरे इलाकों में पायल के लिए लड़के भी देखे जा रहे थे, लेकिन पायल तो अजय के साथ रहना चाहती थी। पायल के दिल में पहले से ही इस बात की टीस थी कि उसके माता पिता ने जिन लोगों से परेशान होकर खुदकुशी की थी वे आजाद घूम रहे हैं। दरअसल पायल के परिवार ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की और 3 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी।
इधर चाचा, ताऊ व दादा ने उसके प्यार को भी उससे दूर रखने की जिद पकड़ ली थी। अपने प्यार को हासिल करने और इंतकाम को पूरा करने के लिए पायल के दिमाग में अपराध का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अजय हमेशा के लिए उसका हो जाए और माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों को भी वह सजा दे सके। दादरी पुलिस ने पायल के परिवार की शिकायत पर पायल के माता पिता की मौत में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें स्वाति, उसके भाई और 2 अन्य लोगों को नामजद कराया गया था। लेकिन दादरी पुलिस नामजद किए गए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से पहले पायल के माता पिता की विसरा रिपोर्ट की जरूरत थी, जो अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए पायल दुखी थी और माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से खुद ही बदला लेना चाहती थी। टीवी सीरियल से पायल को मिला था आइडिया। पायल के दिमाग में अपराध का जो कीड़ा कुलबुला रहा था, उसके तहत उसने एक फिल्मी साजिश रची, जिसमें पायल को अपनी जगह किसी दूसरी लड़की का कत्ल करके उसे अपनी पहचान देकर फरार होना था। पायल को यह आइडिया एक टीवी सीरियल से मिला था। दरअसल कई साल पहले पायल ने एक टीवी सीरियल देखा था, कबूल है, जिसमें एक लड़की अपनी शक्ल सूरत और कद काठी से मिलती किसी दूसरी लड़की की हत्या कर उसका चेहरा जला देती है ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाद में शव के पास कुछ ऐसी चीजें छोड़ देती है जिससे लोग दूसरी लड़की के शव को उसी का समझें। बाद में खुद को मरा साबित करने वाली लड़की अपराध की वारदातों को अंजाम देती है। इस सीरियल के अलावा भी पायल ने ऐसे कुछ किस्से कहानियां पढ़े थे जिनमें कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की हत्या कर उसे अपनी पहचान दे देता है। इसी से प्रेरित होकर पायल ने भी अजय ठाकुर से कहा कि अगर वह उसकी मदद कर दे तो 2 काम एक साथ हो सकते हैं। वे जिंदगी भर के लिए साथ हो सकते हैं और वह अपने माता पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला भी ले सकती है। अजय ने पूछा, कैसे? तो पायल ने उसे तरकीब भी बता दी। पायल ने कहा कि वो किसी ऐसी लड़की का इंतजाम कर दे जिसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच हो और कदकाठी उससे मिलती होने के साथ हुलिया और बालों की बनावट भी उसके जैसी हो। उससे क्या होगा? अजय ने पूछा। तुम उस लड़की को पटाकर मेरे पास लाओगे और हम उसकी हत्या कर देंगे। उस लड़की का चेहरा ऐसा कर देंगे कि उसकी पहचान न हो सके। उसे अपने कपड़े पहनाकर हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे और मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम भी ले लूंगी। पायल ने पूरी प्लानिंग अजय को बता दी। आइडिया तो एकदम बेहतरीन है, लेकिन पायल जैसी लड़की मिलेगी कहां? इस बात पर दिमाग लड़ाते लड़ाते अजय ने अपने 1-2 दोस्तों से इस बात का जिक्र भी किया। अजय का एक दोस्त था नवीन, जो गौर सिटी मॉल में काम करता था। नवीन कुछ रंगीन मिजाज का था। काल गर्ल का पेशा करने वाली बहुत सी लड़कियां उसके संपर्क में थीं। वैसे भी जिस काम के लिए अजय को लड़की चाहिए थी, उसके लिए बदनाम लड़की ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो सकती थी। अजय ने अपने दोस्त नवीन से कहा कि किसी अच्छी सी लड़की से उसकी भी दोस्ती करवा दे ताकि वो भी मौज मस्ती कर सके। साथ ही उसने कदकाठी और हुलिये के बारे में भी बता दिया कि कैसी लड़की चाहिए। नवीन के पास तो ऐसी लड़कियों की भरमार थी। उसने अपने पास मौजूद कई लड़कियों की फोटो अजय को व्हाट्सएप पर भेजी, लेकिन कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसका हुलिया व कदकाठी पायल से मिलती हो। आखिर जब उसने हेमा चौधरी की फोटो अजय को भेजी और अजय ने वह फोटो पायल को दिखाई, तो उसने एकदम हामी भर दी। हेमा का हुलिया ही नहीं, कदकाठी और बालों की बनावट भी पायल जैसी ही थी। दोस्त ने अजय की हेमा से कराई थी मुलाकात बस। उसके बाद तो इस साजिश को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले अजय ने अपने दोस्त नवीन के जरिए गौर सिटी मॉल के वैन हुसैन शोरूम में काम करने वाली हेमा से मुलाकात की। शुरू की 1-2 मुलाकातों में अजय ने उससे बस कॉफी शॉप और पिज्जा कार्नर में बैठकर बातचीत की और उसके साथ खाना पीना किया। इन 2 मुलाकातों में ही उसने हेमा को 2 बार गिफ्ट देकर उसे पूरी तरह प्रभावित कर लिया। दूसरी मुलाकात में तो उसने हेमा को शॉपिंग में कुछ कपड़ों की खरीदारी भी करवा दी। इस दौरान बातों ही बातों में उसने हेमा से इस बात की टोह ले ली थी कि अगर वो उसे अपने साथ कहीं चलने को कहे तो वह इनकार तो नहीं करेगी। हेमा आर्थिक परेशानियों में घिरी थी। उसने कहा कि वह चल सकती है अगर वो इस बात के लिए उसे 5,000 रुपए दे तो।
अजय को पहले से ही इस बात का अंदाजा था, लिहाजा उसने झट से हामी भर दी। अब उसे भरोसा हो गया कि हेमा उसके साथ आंख बंद करके चल देगी, लिहाजा उसने पायल को यह बात बता दी। इसके बाद 12 नवंबर 2022 की तारीख तय हुई, जब अजय को हेमा को लेकर बढ़पुरा गांव में पायल के घर जाना था। उस दिन अजय ने सुबह ही हेमा को बता दिया कि शाम को उसे उसका दिल बहलाने के लिए साथ चलना होगा। हेमा ने शाम को 7 बजे मिलने की हामी भी भर दी। इधर पायल ने अपने घर में तैयारी कर ली। उसने शाम को जब खाना बनाया तो उसमें प्रेमी के द्वारा लाई गई नींद की 20 गोलियां मिलाकर दोनों भाइयों को खाना खिला दिया। रात को 9 बजे खाना खाते ही दोनों भाई कुछ देर में गहरी नींद सो गए। रात को करीब 10 बजे अजय अपनी बाइक पर हेमा को साथ लेकर पायल के घर पहुंचा। हेमा ने उसके बारे में पूछा तो अजय ने उसका परिचय अपनी रिश्तेदार के रूप में कराया। पायल ने उसे भी नशे की गोलियां मिला खाना खिलाया, लेकिन पायल और अजय ने दूसरा खाना खाया। खाना खाने के बाद हेमा पर नींद सवार होने लगी तो दोनों ने मिलकर उसे पायल के कमरे में सुला दिया। हेमा की बेहोशी के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पहले उसका गला दबाया, फिर उसे रसोई में ले जाकर उसके चेहरे व गर्दन पर खौलता हुआ सरसों का तेल डाल दिया। उसकी मौत आत्महत्या लगे, इसलिए कलाई की नस भी चाकू से काट दी। इसके बाद शव को बिस्तर के पास जमीन पर डाल दिया। बाद में पायल ने रसोई व कमरे में फैले तेल के धब्बे साफ कर दिए और इस तरह के हालात बना दिए जैसी कहानी वो बनाने वाली थी। बाद में उसने सुसाइड नोट के रूप में अपनी आत्महत्या का एक पत्र लिखकर बिस्तर पर रख दिया। उसने जिस चेहरे के साथ हेमा की गर्दन पर इसलिए खौलता तेल डालकर जलाया था क्योंकि पायल की गर्दन पर एक ऐसा निशान था जिसे देखने के बाद यह साफ हो जाता कि शव पायल का नहीं है, इसलिए उस जगह पर उसने तेल डाल दिया जिससे निशान का पता ही न चले। 4 लोगों की हत्या कर बदला लेना चाहती थी पायल। पूरे इत्मीनान से हेमलता की मौत को अपनी पहचान देकर घर से कुछ जेवर, नकदी व कुछ कपड़े लेकर पायल तड़के अजय ठाकुर के साथ बाइक से फरार हो गई। फरार होने के बाद दोनों इधर से उधर छिपकर रहते रहे। कुछ रोज बाद उन्होंने बुलंदशहर में भुनी चौराहा के पास भीमा कॉलोनी में किराए का एक कमरा ले लिया और एक साथ रहने लगे। उन्होंने इस दौरान बुलंदशहर के काला आम के पास स्थित आर्य समाज मंदिर में 19 नवंबर 2022 को शादी भी कर ली। इस सबसे अनजान पायल के घर वालों ने 13 नवंबर को अंतिम संस्कार के बाद 21 नवंबर को पायल की 13वीं भी कर दी थी। इस दौरान पायल के कहने पर अजय ने एक तमंचा और 10 कारतूस खरीद लिए थे ताकि पायल अपने दुश्मनों को मारकर अपना इंतकाम पूरा कर सके। दरअसल पायल के भाई अरुण की शादी उसकी बुआ का बेटे सुनील ने करवाई थी, जो दादरी में रहता है। सुनील ने शादी के लिए पायल के पिता रविंद्र भाटी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। पायल का मानना था कि फुफेरे भाई सुनील के कारण ही उसके भाई की शादी एक गलत लड़की से हुई थी। उसकी भाभी की बुआ का बेटा सुनील, उसकी भाभी स्वाति व भाभी के 2 भाई कौशिंद्र व गोलू की प्रताड़ना की वजह से उसके माता पिता ने जान दी है। ये चारों न केवल उसके परिवार की बर्बादी का कारण थे, बल्कि सुनील अपनी उधार की रकम के लिए रविंद्र भाटी पर दबाव डालने के साथ बिरादरी में उनकी बदनामी भी कर रहा था। इसलिए मां बाप की मौत का जिम्मेदार मानकर पायल इन चारों की हत्या करना चाहती थी। पायल सबसे पहले अपनी भाभी के भाई गोलू की हत्या करना चाहती थी। उसने अजय के साथ बाइक से 3 बार उसका पीछा भी किया था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए वे उसे मार नहीं सके। पायल और अजय अपने चारों टारगेट की हत्या करने के बाद यूपी छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बसने का प्लान बना चुके थे। इसीलिए दोनों ने अपनी थोड़ी बहुत पहचान छिपाकर सनातन धर्म मंदिर में जो शादी की, उसमें अपने सही नाम लिखवाए। जिस दिन वे गिरफ्तार हुए, उस दिन वे मेरठ से अपनी इसी शादी का अदालती रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे। पुलिस अगर पायल की मौत, हेमलता और अजय ठाकुर की गुमशुदगी को एक साथ जोड़कर जांच को आगे नहीं बढ़ाती, तो इस फिल्मी अपराध की गुत्थी कभी नहीं सुलझती। इसे सुलझाने में पुलिस को अजय ठाकुर के एक ऐसे दोस्त की मदद भी मिली जो अजय के लगातार संपर्क में था। उसी की मदद से पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर सकी। फरार होने के बाद पायल अपने फोन में उस दूसरे सिम का इस्तेमाल कर रही थी
जो अजय ने पहले से अपने नाम से खरीदा हुआ था। यह नंबर उसके घर वालों के पास भी नहीं था। पायल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी अजय ठाकुर की निशानदेही पर हत्या के इरादे से खरीदे गए तमंचे के अलावा हेमा की नस काटने में प्रयुक्त चाकू, हेमा का फोन, घड़ी और उसका बैग बरामद कर लिया है। एडीसीपी ताज मियां खान ने हत्याकांड का खुलासा करने वाले एसएचओ अनिल राजपूत की टीम को इनाम देने की घोषणा की है। विस्तार से पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर लुक्सर जेल भेज दिया गया। कहानी आरोपियों से पूछताछ, पुलिस की जांच और पीड़ितों के बयान पर आधारित पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।